भाई जितना भी 30-40 मिनट का वीडियो ना, मैं इसको सच्ची में दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहली बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। तो इसलिए हम ऐसे ही बिल्कुल रिएक्ट करेंगे कि पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो हेलो, क्या हालचाल चल रहे हैं भाई। और आज का सेशन होने वाला है वो वाला ग्रेविटेशन के ऊपर, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन। जैसे हमने पहले कर लिया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और मोशन, बिल्कुल पिन पॉइंट रखूंगा, क्योंकि पहले वीडियो मैंने बहुत सारी कहानियां सुनाई थी। अभी कहानियों को थोड़ा कम कर दूंगा, क्योंकि हम इसको जल्दी से रिकॉर्ड करके जल्दी से अपलोड करना चाहता हूं। ठीक है, तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं तुमको एक चीज बता दूं कि अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तुम्हारा रिस्पांस बहुत अच्छा लग रहा है, पर यार थोड़े लाइक ज्यादा किया करो। ठीक है, तो मेक श्योर तुम इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। ठीक है, देखते रहना बाद में, बट अभी लाइक करके छोड़ दो। और अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो मुझे भी और पढ़ले.इन को भी, तो जाके फॉलो कर लेना। मेरा यूजर नेम और पढ़ले का दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर तुमने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो अभी स्टार्ट करते हैं ट्रायम्फ बैच का, और ट्रायम्फ बैच का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं फटाफट। यार एक था ना, पता है मैं तुमको सच बता रहा हूं, मेरे को ऐसी फील आ रही कि मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो कुछ मिस ना कर दो। बट हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान यहां पर है। ठीक है, तो ट्रायम्फ बैच में क्या होता है, जो वो सब कुछ जो जरूरी है तुमको सब कुछ देखने को मिलता है। मैं तुमको हमेशा बोलता हूं कि 9th 10th 11th 12th अगर तुमको कहीं पे भी स्कोर करना है तो तुमको बस 3-4 चीजें चाहिए। एक तो तुमको एक अच्छा सा वीडियो मिल जाए, जैसे कि ये वाला है। ठीक है, उसके बाद तुमने नोट्स पढ़ के बना लिया हो, और उसके बाद तुमने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो, उसके बाद तुमने कुछ प्रीवियस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो, और तुम्हारा इन सबका एक रिविजन हो जाए। वो सारी चीजें इस बैच में है मेरे भाई, एक एक चीज, और बिल्कुल चिल्ड आउट। मतलब कोई भी अगर तुम नए हो तो तुमको नहीं पता होगा, ये बिल्कुल वैसा लेक्चर नहीं जो तुम हमेशा देखते हो कि सब जगह देख लिया लेक्चर और निकल गया और ये सेशन हो गया। नहीं भाई, ये तो बातें हैं। ठीक है, ये है कॉन्वर्सेशन लाइक लेक्चर्स। ठीक है, तो जो भी लेक्चर है ना बिल्कुल इसे बातों जैसी है, मैं तुमसे बातें कर रहा हूं इसमें। ठीक है, दूसरा है कि सुंदर फ्रैंक नोट्स। तो भाई हर चैप्टर के नोट्स, जैसे जैसे वीडियो डलता है वैसे वैसे के नोट्स भी बनते जा रहे हैं। तो इस वीडियो के जो नोट्स है, इस चैप्टर के जो नोट्स है वो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो तुम डाउनलोड कर सकते हो। बहुत तगड़े नोट्स है वो। अगली चीज, एमसीक्यू क्विज फॉर ट्रैकिंग। एमसीक्यू क्विज, हर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको एक लिंक मिलेगी। जैसे तुम्हें वीडियो देख लो तो तुमको वो एमसीक्यू की क्विज अटेम्प्ट करनी हो, टोटली फ्री है। उसमें तुमको कुछ भी साइन अप वगैरह भी नहीं करना है। 5 मिनट में तुम उसको अटेम्प्ट कर दोगे, और एटलीस्ट तुमको 10-15 में से स्कोर मिल जाएगा, तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि तुमको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में वो भी है। ठीक है, फिर एक पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लाइव सॉल्विंग सेशन, जो भाई कल जो सेशन हुआ था ना, उसके लिए आई रियली थैंक यू ऑल। इतना तगड़ा सेशन हुआ था, इतना मजा आया था उसके अंदर, मतलब मैं तुमको क्या बताऊं। ठीक है, उसमें पता है 450 से 500 लोग देख रहे थे उस सेशन को लाइव। वो लाइव सेशन था। ठीक है, ऐसा रिकॉर्डेड नहीं था, वो एक लाइव सेशन था। और उस लाइव सेशन के अंदर हमने कितने 70-80 कुछ क्वेश्चन कर लिए होंगे, 70-80 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया ये हमारी हाफ ईयरली में आया था या अभी मिड टर्म में आया था। मतलब वो क्वेश्चन सच्ची में इंपॉर्टेंट थे। और वो क्वेश्चन पता है ऐसे नहीं करवाया मैंने कि ये तुमको क्वेश्चन बता दे सॉल्यूशन करा लिया, नहीं, बार बार बोल के करवाया, ताकि तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल मगज में बैठ जाए वो चीज। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब जो अगला है, जैसे कि कल जो सेशन हुआ था वो था फिजिक्स के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का। जो अगला है वो 15 जनवरी को आएगा। तो 15 जनवरी के सेशन के लिए तुम एनरोल अभी से करके रख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर अगर तुमको कोड डालने का पूछे तो तुमको ये PC001 ये कोड डाल देना है। इससे तुम फ्री में क्लास में एनरोल हो जाओगे अभी से। तो तब तुमको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब तुम भूलोगे नहीं। तो 15 जनवरी को 3:10 पे, सॉरी 3 बजे ही है, चालू हो जाएगा सेशन हमारा। तो 3 बजे से तुम वहां पर बिल्कुल बैठ जाना। 2 घंटे का सेशन होगा, बहुत चिल्ड आउट होगा। मतलब सच्ची बता रहा हूं तुमको, कभी ऐसे बोर फील नहीं होगा कि इसमें क्वेश्चंस देख रहे हैं, बातें चलती रहेंगी बीच बीच में। ठीक है, और मैंने तुमको ऐसा बताया कि एनसीईआरटी अगर तुमने सॉल्व कर ली तो बहुत तुम्हारा तगड़ा काम हो जाएगा। तो अगर तुम ऐसा चाह रहे हो कि भाई एनसीईआरटी अकेले सॉल्व करने में बोर हो रहे हैं, तो कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जिसमें हमको लगे कि सामने वाला इंसान हमको एनसीईआरटी सॉल्व करवा रहा है और हम साथ में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं दोस्त जैसे, तो वो सेशन भी करवा चुका हूं मैं मेरे भाई। ठीक है, वो हालांकि 2 महीने पहले करवा दिया था, बट वो आज भी उतना ही फ्रूटफुल है। तो डिस्क्रिप्शन में तुमको इस चैप्टर का जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है उसकी भी लिंक मिल जाएगी, जिसमें एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैंने अपने फंडों के साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के तुमको बताया है, जिससे तुम उसको याद कर लो पूरी तरीके से। तो ये सारी चीजें तुमको मिल रही है फॉर फ्री। ठीक है, ये स्केड्यूल है, इसमें से ये चीज हो गई है। 10th जनवरी को यार चिल पीवाईक्यू सेशन हमने कर लिया था, ये लाइव था। ठीक है, अब 11th को ग्रेविटेशन है, 13th को वर्क पावर एनर्जी होगा, और 15th को फिर से ये सेशन होने वाला है। 15th को हम ये वाला चैप्टर ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी पावर करेंगे। ये भी अगेन बहुत मस्त होने वाला है भाई। ये वाला जो सेशन था इसमें कुछ 300 से ज्यादा एनरोलमेंट्स थे। तो मैं ऐसा टारगेट कर रहा हूं कि 15 जनवरी में भी इतने हो या उससे थोड़े से ज्यादा हो, तो अभी से एनरोल करके रख लो। ये कोड याद रखना, PC001, प्रणय चौहान 001। और 17 जनवरी को जैसे हमने तुमको बताया कि जब तुम ये सब कर लो उसके बाद अगर तुम्हारा एक अच्छा रिवीजन हो जाए तो तुम कभी कुछ नहीं भूल सकते। तो 17 जनवरी को कंप्लीट फिजिक्स रिवीजन मैराथन होने वाली है। 3 घंटे में हम पूरा फिजिक्स रिवाइज कर लेंगे, पूरा एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट, एक एक चैप्टर, सब्जेक्ट तो एक ही है, एक एक कंसेप्ट सब रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, वो भी बहुत ऐसा चिल्ड आउट सेशन होगा, बहुत मजा आएगा उसमें, मस्त चिल करके बातें करेंगे, तो ये चीज हो जाएगी। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे।
ये 15 जनवरी को एनरोल कर लेना, अभी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है PC001 इस कोड को यूज करके, ठीक है, अभी एनरोल करके बैठ जाओ। ओके, स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन, बिल्कुल वैसा रॉ स्टार्ट करेंगे और जितना पिन पॉइंट जरूरी है वो सब कुछ बताऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि यार मैं कहानियां सुनाने के चक्कर में इसको लंबा ना करूं, क्योंकि वैसे तो बहुत कम है इसमें और कुछ भी नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बट फिर भी कुछ कुछ बीच में करते रहेंगे। तो ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है? कुछ भी नहीं ग्रेविटेशन, ठीक है। हमको हमारा ग्रेविटेशन से कंसेप्ट क्या है कि भैया हमने किसी भी चीज को ऊपर से छोड़ा तो नीचे आके गिर गई, बस इतना ही है ग्रेविटेशन में। हाँ, इतना ही है ग्रेविटेशन में, ठीक है। हमको बस ये देखना है कि जो हमने चीज को छोड़ा वो नीचे आ रही है, कितनी देर से नीचे आ रही है, क्या कुछ आ रहा है, बस उतना ही है। मतलब टोटली ओवरऑल ग्रेविटेशन में बस इतना ही है, तो बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है। चलो, जैसे कि इसमें देखो, इसने एक बॉल फेंकी तो ये बॉल फेंक के थोड़ी देर में नीचे आ जाएगी, ये ग्रेविटेशन है। ये एप्पल नीचे गिर गया, ओ ये एप्पल नीचे नहीं गिरना चाहिए था ना, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर ये जैसे इसने इसको छोड़ा, ठीक है, फिर ऐसे कितना सुंदर फोटो यार, इसमें देखो सन, सारे प्लैनेट्स हैं, ये सब, ये अर्थ है हमारा छोटा सा, ठीक है, ये जुपिटर है, और चलो छोड़ो बात। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब कैसे हो रही है वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले सब कुछ भूल जाओ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स। मतलब इस ऑब्जेक्ट में हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। मतलब ये सैनिटाइजर और ये बॉटल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, भले मैंने उनको टच नहीं किया, बट इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप बोलोगे कि भैया चिपक क्यों नहीं जाते हैं? वो चिपक इसलिए नहीं रहे क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ना, इट इज द वीकेस्ट फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इतना वीक है कि हमको पता ही नहीं चल रहा कि इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा, जैसे मैग्नेट के केस में क्या होता है, हम जैसे जैसे दो मैग्नेट्स को दूर करते हैं वैसे वैसे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाता है। सेम ग्रेविटेशन में भी होता है, हम जैसे जैसे उसको दूर करेंगे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। और दूसरी चीज, जितना ज्यादा, देखो मैग्नेट में क्या होता है, जितनी बड़ी मैग्नेट, जितनी भारी मैग्नेट होती है उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वैसे ही जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखो, ग्रेविटेशन इज द वीकेस्ट फोर्स। तो ये ऐसे लिटरली कोई दो ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट नहीं होंगे आपस में अपने आप, ठीक है। पर हम सब अर्थ से अट्रैक्ट तो हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है मेरे भाई, बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू और किसी ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये चीज समझो। ये टेंजेंट क्या होता है, ऐसे मैंने ऐसे लिख दिया, वैसे इसका कोई ज्यादा सेंस नहीं है। टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट। ये तुमको कहीं कहीं काम में आ सकता है, कभी किसी क्वेश्चन में आ गया तो तुमको ये बात याद होनी चाहिए कि टेंजेंट जो होता है वो होता है जिसमें एक लाइन ऐसी होती है जो सर्कल से जस्ट टच करके निकल जाए एक पॉइंट पे। मतलब अगर मैं देखो इस लाइन की बात करूं तो ये देखो दो पॉइंट पे टच हो रही है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। बट ये वाली लाइन में सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच हो रही है, तो ऐसी लाइंस को हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर ये मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो मोशन ऑफ मून मतलब जो मून है वो अर्थ के आसपास क्यों घूम रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण, ठीक है। जो अर्थ है उसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जो धरती माता खींच रही है मून को अपनी तरफ, उसके कारण वो घूम रहा है। अब तुम बोलोगे कि भैया बिल्कुल फिर पूरा खींच क्यों नहीं लेते, फिर यहाँ पे टच क्यों नहीं आता? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशन का बिल्कुल मैग्नेट जैसा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। ये हल्का सा वीक फोर्स है, ठीक है। तो वो बस इतना अट्रैक्ट कर सकता है कि वो उसको गोल गोल घुमा ले अपने ऑर्बिट में, मतलब वो उसको छोड़े ना। मतलब जो धरती माता है वो चंदा मामा को छोड़ भी नहीं रही है और बिल्कुल घर पे भी नहीं बुला रही है, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा बीच का फोर्स है, ठीक है, ऐसा समझो। ओके, तो भैया इफ टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर देन डू वी आल्सो अट्रैक्ट अर्थ। क्या ऐसा होता है? ठीक है, मान लो कि मैं ऐसे जैसे मैंने तुमको बताया कि हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये चीज तो हमको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही पता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो मान लो जैसे कि मैं नीचे गिर रहा हूं, जैसे कि ये भाई नीचे गिर रहा है, तो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है? हाँ, ठीक है, तो ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। बट तो फिर अर्थ ऊपर क्यों नहीं आया? क्योंकि जो इस व्यक्ति का मास है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। अर्थ का मास इतना ज्यादा है, नेग्लिजिबल, हाँ, अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसके सामने हम सबका मास नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो इसलिए जब हम कूदते हैं तो हाँ, दो हम अर्थ थियोरेटिकली हम फॉर्मूला के हिसाब से अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, बट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत ही नेग्लिजिबल, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अर्थ को, ठीक है। तो एक इतना हो गया। अब अगला क्या है, देखो फटाफट करवा रहा हूं मैं तुमको इसमें, क्योंकि ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है, जितना होगा उतना ही बताऊंगा। अब आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? देखो, जो मैंने तुमको अभी तक बताया ना, उसी चीज को हमको फॉर्मूला में लिखना है। मतलब देखो, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो मैंने तुमको बताया कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब कि इन दोनों का जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ठीक है, ठीक है।
और जितने दूर ये होंगे उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस फोर्स के, ठीक है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स, और जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, ठीक है। तो यही चीज को हमने इंग्लिश में लिख दिया। क्या लिखा है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने तुमको बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब मैं इस फोन को जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा है, इस कैमरा से भी मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैं अगर ये बॉटल मेरे पास में, तो मैं और इस बॉटल को भी हमारे बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, विद अ फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब फोर्स कितना होगा? फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब मान लो कि जैसे ये जो दो ऑब्जेक्ट है, ये ए और बी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हो वो फोर्स कितना होगा वो हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? ऐसे निकालेंगे। देखो पहले हमको पता है, पहला पॉइंट ये है कि जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। तो मान लो इसका मास बड़ा है, इसका मास छोटा है, तो फोर्स जो है वो इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो डी है, ठीक है। एक चीज और पढ़ी होगी तुमने यहाँ पे कि द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। मतलब अब तुम बोलोगे कि भैया मान लो कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं इन दोनों की बॉर्डर से डिस्टेंस मानू, सेंटर से डिस्टेंस मानू, कॉर्नर से डिस्टेंस मानू, कहां से मानू? ठीक है, तो ये सेंटर से मानना। तो ये जो सेंटर डिस्टेंस दिख रही है ना डी, ये डी डिस्टेंस भी तो सेंटर से लेके सेंटर तक की है ना। बस अब क्या बोला है? अब हमको ये दोनों चीजें पता है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो हमको कुछ ऐसा मिल जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन d स्क्वायर। अब हमको एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाना था, तो हमारे पास में एक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वैल्यू आई जो कि हमको दी न्यूटन बाबा ने। न्यूटन बाबा ने दी। न्यूटन बाबा ने क्या बोला? न्यूटन बाबा ने बोला कि यहां पर F जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे हम, वो होगा कैपिटल G, तो हो जाएगा Gm अपॉन d स्क्वायर। अभी जो G है ये इतनी खूबसूरत वैल्यू है, मतलब तुम सोचो कि ये G जो है इसकी वैल्यू मैं तुमको बताता हूं, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। भाई जिस भाषा में मैं तुमको बता रहा हूं ना, उसी भाषा में ये सब चीजें नोट्स में भी दी हुई है, तो उनको डाउनलोड जरूर करना, ठीक है। अब देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉरी ये G की वैल्यू है, ठीक है। अब जो G की वैल्यू है ना ये कांस्टेंट है, मतलब ये पूरे ब्रह्मांड में G की वैल्यू सेम है। मतलब ये कितना फैसिनेटिंग है कि न्यूटन जो है इस धरती पर रहने वाला एक छोटे से दुनिया, मतलब एक छोटे से कंट्री का, छोटे से स्टेट में, छोटी सी सिटी में, छोटे से घर में, छोटे से न्यूटन बाबा जो रहते थे, उन्होंने इस पूरी दुनिया के लिए एक वैल्यू दे दी जो कि मून पे भी कांस्टेंट है, अर्थ पे भी कांस्टेंट है, चाहे किसी भी प्लेनेट पे जाओ, ये G की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। तो G इज द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू ये याद रख लेना। अब एक छोटा G भी आएगा, ये तो कैपिटल G है, अभी धीरे धीरे आगे चलेंगे तो एक छोटा G आएगा। अब तुम इन दोनों में कंफ्यूज हो गए, पक्के से हो गए G में, क्योंकि मैं भी होता था बचपन में, मतलब थोड़े से साल, कुछ साल पहले, ठीक है। तो जो बड़ा G है ना, इसको तुम बड़े में मानो और छोटे G को छोटे में मानो। तो तुमको ये बात ध्यान रखनी है कि जो बड़े मियाँ हैं वो अपने, देखो बड़े लोग कैसे होते हैं, बिल्कुल जीवन से तृप्त हो चुके होते हैं कि हाँ ठीक है बस हो गया हमारे पास, जाओ, हमको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ये जो बड़े मियाँ हैं इनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर जगह सेम कांस्टेंट है। पर जो छोटे मियाँ हैं, जो छोटे G है, ये मचलते रहते हैं इधर से उधर, ठीक है। तो जो छोटे मियाँ है ना, ये इनका जो ये इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, यहां से वहां फुदकते रहता है इधर से उधर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट ग्रेविटेशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। पहला तो रिप्रेजेंटेड बाय G, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, इट डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता बड़े मियाँ को। और सेम फॉर सन, मून, अर्थ, मार्स, मतलब गट्टू का घर, इनफैक्ट मतलब गट्टू के घर से लेके, सन से लेके, मून से लेके सब जगह तक इस G की वैल्यू सेम है, जो कि है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब मुझे ये बात, मैं तुम्हारी सारी भावनाएं समझता हूं मेरे भाई, मैं तुम्हारी एक एक भावनाएं समझ रहा हूं। अब मैं ये भी समझ रहा हूं कि तुम कंफ्यूज होगा कि भैया इस यूनिट को याद कैसे रखें। इस यूनिट को याद तुमको अगर नहीं होती है तो तुमको बस ये याद रखना है कि भैया फॉर्मूला तो याद रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनाया था हमने? वही खेल से, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स, बस वैसे करना है, ठीक है। तो जैसे मास को मल्टीप्लाई किया था हमने 2 मास लिए थे, तो भाई डिस्टेंस को भी नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना डिनोमिनेटर में, वरना डिस्टेंस अकेले बुरा मान जाएगी कि भैया मास को तो तुमने 2 मल्टीप्लाई किया, तुमने केजी स्क्वायर बना लिया, तो मेरे को भी मीटर स्क्वायर बनाओ, ठीक है। तो फॉर्मूला तुमको याद हो जाएगा ऐसे, Gm1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब मान लो तुमको यहां से यूनिट भूल गए तुम G की, तो तुम G की यूनिट कैसे याद रखोगे? तुम क्या करना, G को एक साइड लिख लेना और बाकी सबको दूसरी साइड पहुंचा देना, तो क्या हो जाएगा FD स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब देखो यहां पर सबकी यूनिट रख दो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। D स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगी, मीटर स्क्वायर अपॉन ये kg इंटू kg,
ठीक है, m1 की यूनिट केजी और m2 दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी केजी, तो क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट आ गई तुम्हारे यहां से। बस चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भैया आखिर जरूरत क्या लगी, भाई क्यों जीवन में जरूरत लगी हमको ये करने की? वो इसलिए लगी क्योंकि भैया ये हमको पता तो चल गया था कि ये धरती माता हमको अपनी तरफ खींच रही है, तो हमने सोचा कि यार हमको ये पता लगाना है कि कितने फोर्स से खींच रही है, तो कितने फोर्स से खींच रही है वो एक चीज हो गई, इसलिए हमको ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा। ठीक है, दूसरा द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, कि भाई ये चंदा मामा जो है बाहर क्यों नहीं निकल जाता है, दूर क्यों नहीं चले जाता है, या फिर बिल्कुल टच क्यों नहीं हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको पता चल गया, तो उससे हमने पता लगा लिया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कितना है। ठीक है, फिर मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, कि ये जो सन है इसके आसपास से सारे प्लैनेट्स क्यों घूम रहे हैं, इसी लॉ के कारण घूम रहे हैं, इसी चीज के कारण घूम रहे हैं। ठीक है, अगला है द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, ये जो लहरें होती है ना, जो बीच पे खड़े होकर मस्त तुम फोटो डालते हो, हैशटैग ट्रैवलर, हैशटैग वो क्या होता है वॉन्डरर, तो वो जो वेव्स है वो कैसे बन रही हैं, वो ग्रेविटेशन के फोर्स के कारण बन रही है। ठीक है, जो चंदा मामा है ना वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से पानी को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा खींचते भी हैं, बट फिर धरती माता को पता चलता है कि भाई हमारा फोर्स ज्यादा है, तो वापस नीचे बुला लेते पानी को, वरना ऐसा तो पानी ऊपर ही चलता जाएगा। ठीक है, तो इससे थोड़ी देर ऊपर जाता है पानी, जैसे हल्का सा, जैसे दिन में 2 टाइम, जैसे अगर तुम मुंबई में हाजी अली दरगाह गए हो, तो हाजी अली दरगाह पे इतनी खूबसूरत चीज होती है कि दिन में 2 बार जो रोड है वो पानी के अंदर पूरा समा जाता है। वो क्यों समाता है, वो इसलिए जाता है क्योंकि पानी जो है वो थोड़ा सा ऊपर राइज हो जाता है। तो पानी ऊपर क्यों राइज हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि नीचे किसी ने नल खोल दिया तो पानी बढ़ गया और नल बंद कर दिया तो पानी कम हो जाएगा, नहीं, जो मून है ना वो मतलब 2 बार ऐसा होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ग्रेविटेशन के अट्रैक्शन के कारण थोड़ा सा पानी ऊपर जाता है, बट फिर वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, यह हालांकि अपने आप में एक बड़ा साइंस है। ओके, व्हाट इज फ्री फॉल, इसके बारे में आगे भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट अभी अगर तुमको बताऊं फ्री फॉल तो क्या होता है, दुनिया जहां से मुक्त पर धरती माता से नहीं। ठीक है, तुम दुनिया जहां से मुक्त हो सकते हो, धरती माता से नहीं हो सकते। जैसे मान लो तुम स्काई डाइविंग कर रहे हो, तो तुम एरोप्लेन से नीचे कूद रहे हो, ठीक है, तुम नीचे कूद गए, तो क्या होगा कि जैसे मान लो जब तक तुमने पैराशूट नहीं खोला तब तक तुम बिल्कुल किसी भी चीज से तुमको कोई बंदिशें नहीं है, तुम सबसे मुक्त हो गए हो, बट सिर्फ एक फोर्स है जो तुमको अभी भी खींच रहा है, जो कि है धरती माता का फोर्स। ठीक है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तुमको अभी भी खींच रहा है। तो जब हम सिर्फ एक फोर्स के अंडर, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है उस पर सिर्फ एक फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने इसको यहां से रस्सी बांध दी होती तो मैं इसको फ्री फॉल नहीं बोलता, क्योंकि ये रस्सी के भी फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, मतलब अगर रस्सी से मैं इसको खींच भी रहा हूं, नीचे भी छोड़ रहा हूं, तो लग रहा होता ना, बट मान लो कि मैंने रस्सी काट दी, ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है उस पर, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं यार, मैंने पता मेरी क्लास में सब कुछ लोग थे वो ऐसे हाथ वाथ तोड़ा के आते थे, फ्रैक्चर लगा के, मैंने पूछता था भाई तेरे को क्या हो गया, तो बोलते मैं छत से गिर गया। बोले छत से कोई कैसे गिर सकता है, मतलब कुछ तो सेंस रहता होगा ना कि भाई ये बाउंड्री है, इसके पार छत है, इसके नीचे चले जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, मतलब ऐसे छत से कोई कैसे गिर रहा है भाई, तुम में से कोई गिरा है क्या छत से, ये क्या हो रहा है इस दुनिया में, छत से कोई कैसे गिर रहा है, मैं तो कभी नहीं गिरा छत से। हालांकि मेरे घर वाले डरते बहुत है, मतलब बाउंड्री, मतलब अगर ये बाउंड्री तो मेरे घर वाले उससे 2 किलोमीटर दूर रखते हैं मेरे को कि नहीं तू गिर जाएगा, तो ये अलग बात है। जैसे कि मान लो ये गट्टू है, तो गट्टू बेचारा गिर गया, इसके दांत देखो बेचारा कैसे गिर रहा है यार, लग ना जाए इसको कहीं। चलो एनीवे, तो हाँ अब देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है, ठीक है, तो एक चीज तुमको बताता हूं, जो मेन चीज थी वो तो हम भूल ही गए। ठीक है, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ देते हैं ऐसे गिरने के लिए, जैसे मैंने इसको छोड़ दिया तो ये फ्री फॉल में आ गया। ठीक है, मैंने इसको जैसे ही छोड़ दिया तो ये फ्री फॉल में आ गया। तो जब ये फ्री फॉल में होता है तो इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि हमको पता है, देखो 2 चीज हमको पता है। पहली चीज तो ये कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, जब फोर्स होता है, फोर्स हमको पता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब मास तो हमको इसका पता है, तो इसका एक्सेलरेशन में क्या कुछ होगा, क्या इसके ऊपर कुछ एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा, इसके पास क्या कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जब फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, तो मास भी है तो एक्सेलरेशन भी होगा ही होगा। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन ही है, अब एक चीज हमको पता चल गया कि हाँ एक्सेलरेशन होगा। दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज ये कि जो एक्सेलरेशन है ये बराबर होगा तुम्हारे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के बराबर। मतलब कि एक्सेलरेशन कहां से आ रहा है, जो हमको अर्थ नीचे पुल कर रहा है उसके फोर्स के कारण आ रहा है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में गिर रहा होता है, मतलब देखो जैसे ये फ्री फॉल में गिर रहा है, तो इसके ऊपर जो नीचे आता था जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है उसके कारण एक एक्सेलरेशन भी होगा, तो वो जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम जी बोलते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, बस इतना सा है और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना।
एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या होता है, या छोटा जी क्या होता है? छोटा जी वो होता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना अर्थ के कारण, उसके कारण जो एक्सेलरेशन मिल रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, उसको हम बोलते हैं। जैसे कि ये नीचे गिर रहा है, तो ये भैया जब नीचे गिरेगा गट्टू, तो इसके ऊपर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, तो इसके पास भी कोई एक्सेलरेशन आएगा, तो वो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा जी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट को मान लो 50th फ्लोर से किसी बॉल को नीचे छोड़ रहे हो, तो जैसे जैसे वो बॉल नीचे आती आएगी ना, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, मतलब 48th फ्लोर तक उसकी वेलोसिटी कुछ थी, फिर 47th फ्लोर तक और ज्यादा हो गई, फिर जैसे नीचे 30th फ्लोर तक और ज्यादा वेलोसिटी हो गई, और ग्राउंड तक आते आते सबसे हाई वेलोसिटी हो गई उसकी। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन तो है, और वही एक्सेलरेशन है जी के बराबर है। ठीक है, बस इतनी सी बात रखनी है। ठीक है, चलो, तो अभी जो जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, इसका क्या फॉर्मूला होता है या इसका डेरिवेशन क्या होता है? तो इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है। ठीक है, हालांकि मैंने तुमको यहाँ पर डिटेल में लिख दिया, ये सेम चीज तुमको नोट्स में भी देखने को मिलेगी, और उसी सेम चीज को मैंने यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं है। जी निकालना है तुमको, कैसे निकालोगे? पहले हमको पता है कि भाई फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये हमको पता है। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, सब फोर्स का फॉर्मूला सेम होता है एम ए, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का भी सेम होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहां पर जो ए एक्सेलरेशन है वो हमको पता है कितना होगा, जी, हमने जी मान लिया उसको। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये फोर्स इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। अब हमको एक चीज पता है कि एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, ये हमको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पता है। तो हमने क्या किया, ये जो फोर्स था एफ, उसकी जगह यहां पर एम जी रख दिया। ठीक है, एम जी रख दिया। अब मेरे को एम जी की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर f की जगह mg रख दूंगा। तो अब जब मैंने यहां पर mg रख दिया, तो ये m से m कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, जी एम अपॉन डी स्क्वायर। अब यहां पर मास, ये जो m है, ये क्या हो गया, m क्या हो गया, देखो ये जो mg था और ये जो m था, यहां पर जो छोटा वाला m है ना, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब इस बॉटल को अगर मैं छोड़ रहा हूं तो इस बॉटल का मास है वो। ठीक है, तो जो कैपिटल m है वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके बीच कैलकुलेट कर रहा हूं, इस बॉटल के और अर्थ के बीच में। तो अगर एक मास इसका है तो दूसरा मास अर्थ का होगा। ठीक है, अर्थ भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है, तो वो mg इसी को, तो फिर जब मैं यहां पर इसको रख दूंगा mg को, तो ये छोटे m से ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा g इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। यहां पर g तो हमको पता है ये कांस्टेंट, m जो है वो मास ऑफ अर्थ है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ आ रहा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मतलब जैसे अर्थ पे खड़ा है, जैसे मैं अभी खड़ा हूं, तो मेरे ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है या मेरे ऊपर जो जी लग रहा है, ठीक है, उसमें मतलब वो कितनी रेडियस पे लग रहा है, तो उसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे कि मान लो कि यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक है, मुझे निकालना है कि मेरे ऊपर कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है या फिर कितना एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैंने क्या बोला था तुमको कि तुमको डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ऑब्जेक्ट्स निकालनी है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगी ना। मतलब मैं तो अर्थ के टॉप पे खड़ा हूं, तो मेरी और अर्थ के सेंटर की रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस के बराबर। अब तुम बोलोगे कि नहीं भैया यार, आपको अपना भी तो सेंटर लेना चाहिए, आप भी तो सेंटर से नापो अपनी डिस्टेंस। तो मेरे भाई, अगर मैं मेरे सेंटर से ले भी लूं तो भी वो मतलब मेरी जो लेंथ है, मेरी जो हाइट तो नेग्लिजिबल हो जाए ना। मतलब मेरी हाइट जो है वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू अर्थ की रेडियस। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं अर्थ की रेडियस भी ले लूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ले लिया, तो ये g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इसका। ठीक है, अब ये जो g है, इसकी अर्थ पे वैल्यू क्या मैं निकाल सकता हूं? देखो, पहली बात तो ये कि ये जो बड़ा जी था, बड़े में आता है, ये तो कांस्टेंट है, इनका कोई ऐसा नहीं है कि इस प्लेनेट पे अलग है उस प्लेनेट पे अलग है। बट जो छोटा जी है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये m और r पे डिपेंड कर रहा है ना। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा मास होगा किसी प्लेनेट का, उतना ज्यादा उस पे जी होगा, और जितनी कम रेडियस होगी उतना ज्यादा जी होगा। ठीक है, तो अर्थ पे निकालना है हमको अगर, तो हम कैसे निकालेंगे? पहले देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, क्या क्या चीजें अफेक्ट करेगी इसको? यही अफेक्ट करेगी कि जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा जी होगी, उतना कम जी होगा। मतलब जितनी ज्यादा रेडियस होगी किसी प्लेनेट की, या जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा किसी प्लेनेट के सेंटर और उस ऑब्जेक्ट का, उतना कम जी होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा मास होगा किसी प्लेनेट का, उतना ही ज्यादा जी होगा। मतलब यार, एक चीज बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं है, एक बार कंफ्यूज मत हो। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये लो। अब अर्थ पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो देखो मुझे क्या करना है, अर्थ पे कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? देखो, मुझे फॉर्मूला तो पता है, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे g की वैल्यू पता है,
मुझे ये m पता है, m मतलब क्या, मास ऑफ अर्थ, ये भी मुझे पता है, मतलब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है ये भी, और r रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी मुझे पता है। ठीक है, तो मैं ये देखो, ये मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये सब चीजें लगा दूंगा तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, अर्थ के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आई? ऑब्वियसली भाई हमको पता है इसकी यूनिट कैसे आई, हमको ये पता है भाई फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो हमको पहली बात तो एक्सेलरेशन की यूनिट पता है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अदरवाइज तुमको अगर फॉर्मूला से देखना हो तो तुम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, जीएम अपन आर स्क्वायर। यहां से भी जब तुम सारी यूनिट्स को कैलकुलेट करके कैंसिल करोगे तो तुम्हारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचेगी। ठीक है, तो अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कुछ न्यूमेरिकल्स में तुमको दे के रखा होगा कि यूज जी इज इक्वल टू 10, तो वो सिर्फ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, अगर नहीं दिया है तो तुमको 9.8 यूज करना है। अब आते हैं भैया अगले चीज पे जो कि है वेट। चलो फटाफट देख लो, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, वेट जो है, पहली चीज तो मैं तुमको बता दूं कि हमारा जो जीवन था आज तक वो था एक झूठ। ऑल आवर लाइफ वॉज अ लाई। ठीक है, वाई इट वॉज अ लाई? क्योंकि वेट की यूनिट हमको हमेशा बताई गई है कि केजी होती है, बट नहीं, वेट की यूनिट न्यूटन होती है। क्योंकि वेट जो है ना वो पता है क्या होता है, वेट इज जस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, मतलब ये जो हमने F इज इक्वल टू mg लिखा ना, तो यही फोर्स जो है वो वेट होता है, तो वेट भी mg के बराबर होता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो वेट की यूनिट किलोग्राम नहीं होती है, वेट की एक्चुअल यूनिट न्यूटन होती है। वो तो हमारे लिए कन्वीनियंट रहे इसलिए हम उसको सब जगह केजी लिख देते हैं। ठीक है, तो वेट की यूनिट न्यूटन होती है, और वेट जो होता है इट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। मतलब अगर मैं मेरा वेट कैलकुलेट कर रहा हूं तो एक्चुअली मैं मेरा फोर्स ऑफ, मेरे ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना अर्थ का, वो कैलकुलेट कर रहा हूं। तो अगली बार कोई तुमको बोले कि बेटा तेरा वेट तो बहुत ज्यादा है, तो उनको बोल देना कि देखो मेरा वेट ज्यादा नहीं है, वो तो धरती माता मुझसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए मुझे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, इसलिए मेरा वेट ज्यादा है। तो ये वेट जो है ये हर प्लेनेट पे अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि देखो W इज इक्वल्स टू mg है। अब देखो ये जो मास है ये तो कांस्टेंट है। मास बेसिकली क्या होता है, मैटर कंटेंट इन माय बॉडी, मतलब मेरी बॉडी के अंदर जितना मैटर कंटेंट है वो मास होता है। ठीक है, अब अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो मतलब देखो मेरी बात सुनो, मैं अगर अर्थ पे हूं या चाहे मैं मून पे हूं, मेरी बॉडी का मैटर तो चेंज नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मून पे जाने के बाद मेरा दिल बड़ा हो गया, ठीक है, और मेरे जो फेफड़े हैं वो बड़े हो गए और किडनी लंबी हो गई, ठीक है, दिमाग छोटा हो गया। ऐसा तो नहीं होगा ना मून पे जाने के बाद, सब कुछ सेम रहेगा अंदर ही, जैसा अभी है वैसा ही रहेगा, सेम टू सेम। तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा होगा कि मेरा वेट चेंज हो सकता है। वेट क्यों चेंज होगा? क्योंकि मून पे जी की वैल्यू अलग है और अर्थ पे अलग है। ठीक है, जी की वैल्यू तो भाई मास ऑफ प्लेनेट डिपेंडेंट है और उसके रेडियस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसीलिए तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, मास और वेट डिफरेंट होता है। मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और वेट जो है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, वेट जो है वो वेरिएबल होता है। अब अगर मान लो कि मुझे अपना मास निकालना है, क्योंकि भाई अगर मैं वेइंग मशीन पे खड़ा होता हूं तो भैया आपने तो बोला कि वेइंग मशीन तो हमेशा मेरा वेट बताएगी, मास नहीं बताएगी। ठीक है, वेइंग मशीन हमेशा मेरा वेट बताएगी और वो एक्चुअली न्यूटन में होता है, वो केजी में नहीं होता है। केजी तो हमारी कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं हम। तो वो जो वेट उसने मुझे बताया, मान लो मुझे अब मास कैलकुलेट करना है मेरा, कि भैया मेरा कांस्टेंट जो मेरे अंदर कांस्टेंट है वो तो बताओ कि भाई मेरा मास एक्चुअली है क्या, वरना मुझे तो पता चले कि मेरा कांस्टेंट क्या है, मेरे अंदर का मास। तो वो निकालना बहुत ही आसान है। तुमको बस ये देखो, तुमको मास निकालना है तो मास क्या हो जाएगा, W/G हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो वेट आया वेइंग मशीन में वो अपॉन जी मतलब 9.8, अर्थ पे हो ना तो 9.8 होगा ना, तो तुमको मास मिल जाएगा। ठीक है, और मास कम आएगा तुम्हारा। ओके, ग्रेविटी ऑफ मून, ये भी एक कंसेप्ट है। ये भाई ये सब तुम्हारी एनसीईआरटी से, ये जो बहुत सारी चीज तुम्हारी एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठाई है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ वही है। ठीक है, तो ये टेबल एनसीईआरटी की है। ठीक है, और ये डेफिनेशन भी दी हुई थी एनसीईआरटी में, मैंने ये भी डाल दिया है इन केस कभी कहीं पे 1 मार्क्स में आ जाए कभी। तो क्या है, टेरेस्ट्रियल बॉडीज आर सिंपली दोज विद सॉलिड सर्फेसेस ऑन विच वन कुड स्टैंड। ठीक है, टेरेस्ट्रियल बॉडी और सेलेस्टियल बॉडी के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। टेरेस्ट्रियल बॉडी वो होती है जिसपे कोई भी खड़ा हो सकता है, और सेलेस्टियल बॉडी वो होती है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर होती है। ठीक है, बस अब देखो ये अर्थ और मून की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये अर्थ का तो हमने निकाल लिया जी। अब मान लो मुझे मून का निकालना, तो कैसे निकालूंगा, वही फॉर्मूला लगाऊंगा Gm/r²। तो ये मून का मास और मून की रेडियस और ये जी तो कांस्टेंट है, तो ये सब वैल्यू जब मैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू रखता हूं तो मेरे पास में ये आती है। यानी कि देखो जहां अर्थ के अंदर G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वहीं पे मून के अंदर G की वैल्यू 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कि नहीं? मजेदार। चलो नेक्स्ट,
फ्री फॉल, अभी फ्री फॉल के बारे में तुमको बताया मैंने, सेम चीज वापस से थोड़ी सी बता देता हूं। देखो क्या होता है, अब फ्री फॉल को तुमको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है वो भी, उसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब देखो इसको पहले तो थोड़ा और फैंसी तरीके से सुन लो क्या कहना चाह रहा है। अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स When an object falls due to attraction of earth under only gravity, मतलब कोई रस्सी वस्सी कुछ नहीं बांधी है, सिर्फ धरती के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर जा रहा है, तो उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। और फ्री फॉल के टाइम पे जी हमको पता है अर्थ पे क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है इसका, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर, मतलब सच्ची बता रहा हूं, मतलब आधे घंटे के अंदर ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ये जो चीज है, अगर तुमने फर्स्ट चैप्टर में मोशन की 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस तुमको याद होगी तो इस टॉपिक में तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्या थी वो, v = u + at, मैंने उस टाइम भी बोला था तुमको कि इक्वेशंस तुमको काम आएगी बाद में। s = ut + ½ at², और तीसरी थी v² - u² = 2as, ठीक है। अब देखो 2 केसेस बनते हैं जनरली इसके अंदर, ठीक है। एक सेकंड लाइन ड्रॉ कर देते ना, हमारे पास में आईपैड है, थोड़ी सी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, हाँ ये आ गई ना। 2 केसेस होते हैं। पहला वो होता है जिसमें हमने मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करा, जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में ना मेनली 2 टाइप के केसेस होंगे। पहला वो होगा जिसमें हमने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, तो तुमको है ना अकॉर्डिंगली अपनी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको चेंज करनी है। देखो जो पहला चैप्टर था मोशन, उसमें तुमको सारी चीजें दी होती थी कि भैया रेस्ट पे है, मोशन में है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, टाइम कितना लग रहा है। इसमें तुमको वो सब नहीं दिया होगा, इसमें तुमको खुद आइडेंटिफाई करना होगा, और वो करना बहुत आसान है। देखो पहला केस तो ये होगा कि किसी क्वेश्चन में तुमको दिया है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दिया, ठीक है, जैसे इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो जब ये वाला केस होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं, तो उसमें तुमको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहले तो जब मैंने इसको छोड़ा, मतलब मैंने इसको सिर्फ अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तब तक तुमको इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है तो तुमको उसको 0 लेना है। 0 क्यों लेना है, क्योंकि भाई ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अगर मैं इसको छोड़ रहा हूं, मतलब देखो मैंने तो इसको कोई वेलोसिटी नहीं देना, मैं तो इसको छोड़ रहा हूं, जो भी वेलोसिटी इसके अंदर आ रही है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण आ रही है। तो जब मैंने इसको छोड़ा तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 थी। तो ऐसे क्वेश्चन में तुमको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी क्वेश्चन आए इस टाइप का, तो पहली चीज तुमको u = 0 लेना है। दूसरी चीज कि तुमको जो g है वो प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। अबे प्लस क्यों, प्लस इसलिए तुमको ये फंडा याद रखना है, क्योंकि दूसरे केस में जब हम ऊपर फेंकते ना तब माइनस में लेना है। तो ये चीज तुमको याद करने के लिए मैंने नोट्स में भी देके रखा है। और दूसरी चीज तुम याद करने के लिए टेक्निक भी बता देता हूं कि देखो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ऑब्वियसली नीचे की डायरेक्शन में लगता है हमेशा, तो ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, जी भी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई, कोई मनमुटाव नहीं है, इसलिए पॉजिटिव साइन, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, तो प्लस के साइन, कोई मनमुटाव नहीं दोनों के बीच में, ठीक है। तो क्या भैया इस हिसाब से जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूंगा तब मैं जी को माइनस में लूंगा, हाँ ठीक है, समझ गया बात को, समझ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो तो ये जी आ गया। तीसरी चीज, इसकी फाइनल वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, मतलब नीचे कुछ तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, तो तुमसे क्वेश्चन में जनरली ये पूछ ले जाएगा कि फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, ठीक है। तो v कुछ ना कुछ होगी जो तुमको निकालनी रहेगी। और चौथी चीज, ये जो इसकी टॉप हाइट है जहां से मैंने इसको छोड़ा, वहां से लेके जो ग्राउंड है वहां तक की हाइट को मैं s से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मैं उसको h लिख सकता हूं। तो ये यहां पर जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये इन तीनों में जो हाइट है उसको मैं, जो s है उसको मैं h से रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि हाइट से, ठीक है। हाइट भी डिस्प्लेसमेंट ही होगी ना, मैंने इसको यहां से यहां फेंका तो ये जितनी जो हाइट थी इसकी नीचे तक की, जहां तक भी आ रहा है वही डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जहां जहां भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे वहां हम s से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये चीजें तुमको यूज करनी है। तुम तीनों इक्वेशंस में डाल सकते हो। तो अगर तुमसे टाइम पूछा तो तुम टाइम निकाल सकते हो, अगर तुमसे हाइट पूछे तो तुम हाइट निकाल सकते हो, अगर तुमसे v पूछा तो तुम v निकाल सकते हो, ठीक है, ये निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में तुमको सब कुछ नहीं देगा, क्वेश्चन में तुमको सिर्फ ऐसा दिया होगा कि बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। अब बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब ग्राउंड पे आएगा, ठीक है। तो अब देखो तुमको सिर्फ एक चीज बोली है कि 5 मीटर के हाइट से छोड़ा और बाकी सब तुमको खुद निकालना है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो तो तुमने 5 मीटर उन्होंने तुमको बोला है, बट वो जो उन्होंने शब्द यूज किया ना ड्रॉप्ड, तो वो एक ड्रॉप्ड शब्द से तुमको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएगी? ड्रॉप क्या है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमको ये पता होनी चाहिए कि 0 हो जाएगी, जी हमको पता है कि प्लस 9.8 होगा, ठीक है। अब हाइट तुमको पता है और तुमको v निकालना है, तो तुम v निकाल ही सकते हो किसी भी एक इक्वेशन में डाल के, ठीक है। ये थर्ड वाली इक्वेशन में डाल देना इसमें, क्योंकि टाइम नहीं है। और अगर तुमसे टाइम भी पूछा तो तुम एक एक वैल्यू निकाल के एक एक जगह पे डाल सकते हो। मतलब बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ही है जो काम करेगी।
अगला केस क्या है, अगला केस ये है कि जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका है, नीचे से ऊपर फेंका, ठीक है, तो नीचे से ऊपर आ रहा है। तो अब देखो ऐसे केस में इसके पास में इनिशियल वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, ये तुमको क्वेश्चन में दे दी जाएगी या फिर तुमको निकालने का बोल दिया जाएगा। इसकी फाइनल वेलोसिटी टॉप हाइट पे हमेशा जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? मान लो मैंने इसको ऊपर फेंका, तो इस टॉप हाइट पे जहां तक ये गया, इसकी जो हाइट तक, जो मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंचा, वहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई ना। अब तुम बोलोगे भैया कैसे हो गई? अरे मेरे भाई, अगर जीरो नहीं होती इसकी वेलोसिटी और अगर इसके पास में कुछ वेलोसिटी होती तो ये ऊपर नहीं चलता जाता, ये तो फिर कभी रुकता ही नहीं। ठीक है, ये तो हमेशा ही ऊपर बढ़ता जाता ना अगर इसके साथ वेलोसिटी होती तो। मतलब कि इसको वापस नीचे आने के लिए, इसके टॉप हाइट तक पहुंचने के लिए इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहां गया तो देखो इस पॉइंट पे जो टॉप हाइट थी, यहां पर इसकी एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी जीरो हुई ना। ठीक है, तो जिस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी वही उसकी टॉप हाइट होगी। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि उसकी टॉप हाइट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, तो यहां पर भी तुम s को h से रिप्लेस कर दोगे और यहां पर g को तुम -9.8 लोगे। ये तुमको भी बता ही दिया मैंने क्यों। ठीक है, तो ये चीजें अगर तुमको पता चल गई तो बस तुम कर सकते हो। अब मान लो कि क्वेश्चन में बोल दिया, सिर्फ इतना बोल दिया कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट द टॉप हाइट, फाइंड आउट द, हाँ अब मान लो कि फाइंड आउट द टॉप हाइट और हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू रीच द टॉप हाइट। ठीक है, अब तुमको दोनों में टाइम निकालने का पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तुम कैसे करोगे? भैया हमको बोल दिया इनिशियल वेलोसिटी हमको पता चल गई, अब हमको फाइनल वेलोसिटी तो पता ही है। ठीक है, हमको ये g भी पता है, तो हम टॉप हाइट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये फॉर्मूला से निकाल लेना। तुमको यहाँ पर v पता है, u पता है, a पता है, अब तुमको s निकालना है या फिर h निकालना है, s की जगह h ले लेना। तो यहाँ पर से तुमने h निकाल लिया। अब तुमसे पूछ ले कितना टाइम लगा वहां तक पहुंचने में, तो तुम ये वाली इक्वेशन में डाल सकते हो सब कुछ वैल्यूज। h की वैल्यू पता चल गई, u पता है, a पता है, तो तुम t निकाल लोगे। बहुत आसान है, या फिर इस वाले में डाल सकते हो, वेरी सिंपल। अब एक और चीज है बस, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। देखो उसमें ना कुछ भी नहीं करना तुमको। टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में क्या होता है, देखो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका तो अब वो नीचे से ऊपर गया। ठीक है, अब वो वापस ऊपर से नीचे भी आएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जितना टाइम उसको नीचे से ऊपर टॉप हाइट तक पहुंचने में लगा, उतना ही टाइम उसको ऊपर से नीचे बॉटम तक आने में लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी बॉल को थर्ड फ्लोर तक फेंक रहा हूं ऊपर, तो जितना टाइम उसको थर्ड फ्लोर तक पहुंचने में लगा, मान लो 5 सेकंड लगे, तो 5 सेकंड में ही वो वापस नीचे आएगी। ठीक है, पहले हमको ऐसा लगता था बचपन में कि भैया ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगता होगा, नीचे आने में कम टाइम लगता होगा। तो ये कोई हम सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे हैं, ये इंसान नहीं है, ये ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन में इक्वल होगा, ऊपर जाने में उतना टाइम लगेगा और नीचे आने में उतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो टाइम ऑफ असेंट यानी कि ऊपर जाने का टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना कि टॉप पे बिल्कुल इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ये चीज हमको पता ही है। और इनिशियल वेलोसिटी जब ये यहां से नीचे आना चालू करेगा तो भी जीरो होगी। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो पहला पाथ जो था इसका, ये रेड कलर का जो पाथ है, इस पाथ के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी और फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, और जब वापस नीचे आना चालू कर रहा है, तो नीचे आना चालू कर रहा है तो इस जो दूसरा ये वाला नीचे आने वाला पाथ है, उस पाथ के लिए या फिर उस इक्वेशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्योंकि एक तरह से ऐसे होगा ना कि मैंने इसको ड्रॉप किया ऊपर से, मतलब ऐसा तो रहेगा नहीं कि मैं इसको ऊपर फेंका और फिर नीचे आया तो नीचे से ऊपर से किसी ने धक्का दे दिया इसको। ठीक है, ऊपर गया, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, फिर ये एक केस कंप्लीट हो गया ऊपर जाने वाला। अब नीचे आने वाला जो डिसेंट वाला केस है, नीचे आने वाला केस है, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई क्योंकि ऊपर से कोई वेलोसिटी तो दे नहीं रहा है इसको। ठीक है, जीरो से स्टार्ट हुआ और नीचे आ गया, बस इतना ही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देख लो। ठीक है, मास और वेट का डिफरेंस, मास इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ये चीज ध्यान रखना। मास क्या होता है, मास का अगर डेफिनेशन पूछे तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और मास को तुम ऐसा ही बोल सकते हो, मास इज द मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, और मेजर ऑफ इनर्शिया, दो चीजें हैं जो तुमको याद रखनी है। वेट जो होता है, वेट इज द फोर्स बाय व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, ये भी तुमको बता दिया। ये चेंज हो सकता है एज पर द ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, जैसे जी ज्यादा है कहीं पे तो वेट ज्यादा होगा, जी जहां कम है वहां कम होगा। जैसे मून पे जी कम है तो वहां पर हमारा वेट भी कम होता है। ठीक है, ये भी एक चीज है जो नोट्स में लिखी है। एक क्वेश्चन आता है कि रिलेशन बताओ वेट ऑफ अर्थ और वेट ऑन मून पे। ठीक है, तो उस रिलेशन में ऐसा आता है कि जो भी मास मून पे है वो होगा 1/6 ऑफ मास अर्थ पे। मतलब अगर मेरा मास 60 किलो है अर्थ पे तो मेरा मून पे होगा 1/6 ऑफ दिस, 1/6 ऑफ दिस, तो कितना हो जाएगा 10 किलो। मून पे मेरा मास सिर्फ 10 किलो होगा। ठीक है, इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट केजी। अब एक ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस है। ग्रेविटेशन वही है, अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, और ग्रेविटी मतलब अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड प्लैनेट। इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसको तुम ग्रेविटेशन भी बोल सकते हो, बट एक तरह से हमने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर ग्रेविटी बोला है तो पक्का हम किसी प्लैनेट की बात कर रहे हैं।
ठीक है, बस चिल करो, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, मेन डिफरेंस ये है बड़ा जी और छोटा जी। तो बड़े में जो है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और छोटा वाला जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बड़े में कांस्टेंट रहेंगे सब जगह, कभी चेंज नहीं होंगे, और छोटे में वेरिएबल रहेंगे, चेंज होते रहते हैं, मचलते रहते हैं। ठीक है, तो बड़े जी की वैल्यू तुमको पता है, बड़े जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी होती है ऑन अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड। या तुमको लिखना है कि जी ऑन अर्थ, ऐसा सिर्फ जी लिख के मत छोड़ देना, वरना पूछेंगे कौन से प्लेनेट पे। ठीक है, तो विद दिस 2 मिनट रुक जाओ, छोड़ के मत जाना भाई, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया बहुत ही चिल तरीके से। इतना ही है ग्रेविटेशन में, थ्रस्ट एंड प्रेशर तो डिलीट हो गया, तो अब कुछ बचा ही नहीं करने को तुम्हारे पास में। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, अभी तक अगर तुमने एनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन कॉलम चेक करो, ये वाली और ये वाली दोनों बहुत ही चिल्ड आउट फ्री क्लासेस होने वाली है, इनमें एनरोल कर लो, PC001 कोड लगा लेना और अभी से ही एनरोल कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए और तुम बिल्कुल भी मिस ना करो। तो विद दिस थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग, आई विल कैच यू रियली सून। डिस्क्रिप्शन में क्विज की लिंक है, क्विज पक्के से दे देना। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक है, वो सब ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में तुमको प्रीवियस क्वेश्चंस का जो सेशन होने वाला है इसकी लिंक मिल जाएगी, और ये मैराथन की भी मिल जाएगी। तो दोनों में अभी से एनरोल करके रख लेना, एनरोल करके फ्री में रख ही लेना अभी से, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और जो इसके एनसीईआरटी का वीडियो सॉल्यूशन होगा उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन कॉलम पक्के से चेक करना, नोट्स की भी लिंक मिल जाएगी। तो विद दिस थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग, गाइस रियली सून। टिल देन ऑलवेज डू रिमेंबर टू कीप स्माइलिंग एंड बस देखते रहो, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, एंड आई विल कैच यू गाइस रियली सून। टिल देन बाय बाय।